लास्ट हमने जो वीडियो थी उसमें कंप्लीट किया था हिंदी वर्णमाला और उसके भाग। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। वह विकारी शब्द जिसके द्वारा किसी वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी नाम को आप क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। किसी भी नाम को आप क्या कहेंगे? संज्ञा। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो ऐसे आप याद रखेंगे इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। पहला भाग है व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, आगरा आदि। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। रिपीट करती हूँ, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। तीसरा आता आपका भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी प्रकार की फीलिंग जो आपके अंदर जनरेट हो रही हैं उन्हें ही आप जब नाम दे दें उस फीलिंग को, तो आप उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे लंबाई। अब लंबाई को आप टच तो नहीं कर सकते, बस आप एक पैमाने पर तय कर सकते हैं, हाँ भी इतना लंबा है। बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, इन सब चीज़ों को आप नाप तोल नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। इसी कारण इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला आता है समूहवाचक। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोगों की क्या होती है? सभा, सिपाहियों का दल, डाकुओं का गिरोह, अंगूरों का गुच्छा, फूलों का कुंज और मंडल इत्यादि। यानी कि किसी भी प्रकार के जब ग्रुप होता है, किसी भी तरह का ग्रुप, उसे आप क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। अब वो लोगों का ग्रुप हो सकता है, चीज़ों का ग्रुप हो सकता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट इज द्रव्यवाचक संज्ञा। जब भी किसी प्रकार की वस्तु जिसे नाप तोल वाली चीज़ें होती हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिन्हें नापा या तोला जा सकता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कपड़ा, दूध, पानी, तेजाब आदि। नेक्स्ट आता है संज्ञाओं के प्रकार क्या होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको चेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदलिए, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदलिए या भाववाचक को जातिवाचक में बदलिए। तो इसकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमें इस बात का ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। तो चलिए आगे हम समझते हैं इससे जुड़े क्वेश्चंस को। एक लाइन लिखी है आपके आगे कि वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। तो यहाँ पर कर्ता के बारे में जो शब्द हमें बता रहा है वो है एक। एक से हमें यहाँ पता लग पा रहा है कि वो एक संज्ञा है, किसी का नाम हो सकता है। नेक्स्ट है मीठा, मधुर, चतुर, चातुर्य। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? देखो, मीठा तो है ही नहीं, मधुर भी नहीं है, चतुर भी नहीं है, चातुर्य। चातुर्य क्या है? किसी का भाव है कि वो कितना चंट है, इसी को आप क्या कहेंगे? चातुर्य। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्ति, वस्तु या स्थान। इन शॉर्ट, किसी के भी नाम को आप क्या कहेंगे? संज्ञा। एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हमारा राष्ट्रगान जो है इसमें अधिकतम से अधिकतम संज्ञा का प्रयोग हुआ है। आप किसी भी शब्द को उठाकर देख लीजिए, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, तो लगभग पूरा राष्ट्रगान ही संज्ञा से मिलकर के बना है। अगला क्वेश्चन आपके आगे आता है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। आप नाम से तो पता लगा पाते हैं कि कोई चीज़ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके आगे बता देती हूँ, एक बार आप सुन लीजिए उन्हें। क्वेश्चन ये है कि मोहन, काशी, यमुना, नदी, इन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो वो क्या होगा? देखो, मोहन भी क्या है? किसी एक इंसान का नाम है। काशी, ये भी किसी का नाम है। यमुना, ये भी एक पर्टिकुलर नाम है। नदी, अब नदी में कितनी सारी नदियाँ शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं भारतवर्ष की, तो ये भारतवर्ष नदियों का ही देश कहा गया है। यहाँ पेरियार नदी भी है, यमुना, जमुना, पद्मा, गंगा, सरस्वती और आपकी नर्मदा हो गई, सिंधु हो गई। तो ऐसे करके ना जाने कितनी सारी नदियाँ। तो नदी में जब किसी पर्टिकुलर की बात ना की गई हो तब वो कहलाता है
जातिवाचक। और अगर किसी पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में बात कही जाए तब वो होगा आपका व्यक्तिवाचक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जब जब हम किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल करें तब उसे आप क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब बार बार आप ये कहें कि राम आया, राम को खाना दो, राम जा रहा है, राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, बार बार आप राम राम लिखेंगे तो थोड़ा सा मॉन्टेनियस हो जाती चीज़ें, रुचिकर नहीं रहती हैं। ऐसे में हम हर बार राम राम ना लिख करके वह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब किसी संज्ञा के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो सर्वनाम कहलाता है। अब ये सर्वनाम हैं कितने? टोटली ये हैं 11। कितने हैं सर्वनाम? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब आप देखेंगे तो कभी भी अगर हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं तो लगभग इन्हीं 11 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनसे अलग शायद ही किसी का इस्तेमाल हो पाता हो। अब हम समझेंगे इनके भेद के बारे में है। किनके भेद के बारे में? सर्वनाम के। संज्ञा और सर्वनाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। संज्ञा को आप याद रखेंगे 5 से। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां, ऐसे संज्ञा के भेद हैं 5। वही सर्वनाम के भेद हैं 6। सर्वनाम बस एक ज़्यादा इसमें लेकर के रहता है अपने साथ में भेद। पहला भेद है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आए उन्हें आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इनमें 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें मैं, हमें, जो लेखक है या जो वक्ता है जो अपनी बात कह रहा है। देखिए, उत्तम पुरुष वो जो बात कह रहा है, मध्यम पुरुष वह जिससे बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष वो जिसके बारे में बात की जा रही है। तीनों में आप क्लियर कर पा रहे होंगे। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा? जो अपनी बात को या तो लिख के बता रहा है या कह के बता रहा है। मध्यम पुरुष वो जिसके साथ वो बात कही जा रही है, जो या तो बात को पढ़ रहा है या सुन रहा है। जैसे बात करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है और लिखे हुए को पढ़ने के लिए भी 2 जनों की आवश्यकता होती है, एक लिखने वाला, एक पढ़ने वाला। तो जो सेकंड पर्सन है, जो हमारी बात को डिकोड कर रहा है, जो उसको समझ रहा है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। कई बार हम किसी की चुगली करते हैं तो हमारी बातों में जो थर्ड पर्सन शामिल होता है उसी को आप क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ये एक थोड़ा सा कॉमेडी वे में जा चुका है लेकिन समझने में काफ़ी आसान रहेगा। होता भी यही है, जब 2 जने बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए उसके बीच में वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं या हो सकता है उसकी चुगली भी कर रहे हो, तो जो थर्ड पर्सन होगा वही कहलाएगा आपका अन्य पुरुष। और उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो सर्वनाम है वह यह, वह, ये, वे, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी के साथ हम आगे समझते हैं। अब इसके जो अदर पार्ट हैं एक बार उनको और समझ लेते हैं। इन शॉर्ट, संबंधवाचक जो है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध दिखाता है, उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। तो इस तरह से जब 2 सर्वनामों में किसी प्रकार का संबंध दिखाई दे तो संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर किसी बात की सर्टेनिटी होती है। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह जो लड़का मेरे पास खड़ा है ये मेरा भाई है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बात सर्टेनिटी के साथ कही जा रही है कि जो मेरे पास यह लड़का खड़ा है ये मेरा भाई है। तो जहाँ पर भी सर्टेन कोई चीज़ होगी, फिक्स होगी, वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल किया जाए। इसमें कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इस तरह के जब भी किसी सर्वनाम को आप देखेंगे तो वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक बिल्कुल अपोजिट है निश्चयवाचक के, जहाँ पर किसी चीज़ की कोई सर्टेनिटी ना हो। कोई आया, कब आया, कुछ खाओगे, जिसमें ये नहीं पता कि क्या खाएगा लेकिन कुछ तो खाएगा। ये नहीं पता कौन आया पर कोई तो आया है। तो जहाँ अनसर्टेनिटी हो वहाँ पर आप अनिश्चयवाचक कहेंगे। निजवाचक,
जहाँ पर इंसान अपने बारे में बात करे, अपने आप को जहाँ पर दर्शाए, उसमें आप कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसका रूप होता है आप। क्या होता है इसका रूप? आप मेरे सिर आँखों पर हैं। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते